हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया। बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे इंटरनेट में। बहुत सारे टीचर्स के रिएक्शन वीडियोस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी अपने ओन रिएक्शन वीडियोस अपलोड किए हैं। इस वीडियो में हम लोग डीपली एनालाइज करेंगे हमारे प्रीलिम्स पेपर को। हमारा जो भी प्रीलिम्स का पेपर था उसे हम लोग डीपली एनालाइज करेंगे। ओके, एनालाइज करेंगे उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं और अपना फ्यूचर स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना है चाहिए, वो हम लोग आज सीखेंगे। ओके, तो जो भी रिएक्शन वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट में, वो वीडियोस देख के, और मैंने खुद भी इस पेपर को अच्छे से एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद मेरा एक ही कमेंट रहेगा कि दिस क्वेश्चन पेपर इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं था। दिस क्वेश्चन पेपर इट वॉज इलॉजिकल और वी कैन से absurd। दिस क्वेश्चन पेपर इट वॉज इलॉजिकल और absurd। कुछ लॉजिक नहीं था, एक्सपेशली जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आए थे, जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, सम इंटरनेशनल रिलेशंस क्वेश्चंस ऑल्सो, जो करंट अफेयर्स बेस्ड आए थे वो बहुत ही absurd और इलॉजिकल थे। जैसे कि आप एसएससी एग्जामिनेशन, आरआरबी एग्जामिनेशन में, आरआरबी का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम में जो आप फैक्ट्स देखते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर्स में। इसीलिए ये पेपर एब्सर्ड था। वन ऑफ द रीज़न क्यों ये पेपर बहुत इलॉजिकल और डिफिकल्ट दिखा स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो बहुत ही फैक्ट बेस्ड थे। ओके, फैक्ट बेस्ड थे, और ऐसे फैक्ट्स थे, वो फैक्ट्स जो स्टूडेंट यूजुअली पढ़ते नहीं हैं। ओके, सो वो फैक्ट्स भी ऐसे थे ना जो हम लोग याद भी नहीं रख सकते। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर एब्सर्ड था, इट वाज नॉट डिफिकल्ट। तो चलिए और डीपली एनालाइज करते हैं ये क्वेश्चन पेपर को। तो पूरा क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके थोड़ी चीज़ें समझ में आए। फर्स्ट, इट वाज अ लेंदी पेपर। द पेपर इट वाज वेरी लेंदी। ओके, क्योंकि यूजुअली जो पेपर आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का वो 48 पेजेस का रहता है। ओके, 46 to 48 पेजेस का क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है यूजुअली। बट इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था, इट वाज सीन इट वाज 56 पेपर्स, 56 पेजेस का क्वेश्चन पेपर था। ओके, सो बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस थे। ये क्यों बता रही हूँ मैं, ये आपको याद करने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ही लेंदी थे। ओके, द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड दे वर वेरी लॉन्ग। अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो थोड़े क्वेश्चंस, तो एक पेज पूरा एक ही क्वेश्चन है। ओके, पूरा पेज आपको एक क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन सेकेंड पेज में भी अवेलेबल है। तो बहुत ही लेंदी पेपर था। ओके, और लेंदी पेपर होने के वजह से बहुत ही टाइम लग रहा था स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने में। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंजेस, फॉर्मेट। यूपीएससी अब हर साल अपना ओन फॉर्मेट निकाल के दे रहा है। थोड़े क्वेश्चंस जो आप पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आपको लॉ एग्जामिनेशन, लॉ रिलेटेड जो भी एग्जाम्स रहते हैं ना, वैसे एग्जाम्स में ये केस बेस्ड क्वेश्चंस, ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज एक्स डूइंग दिस, वाई डूइंग दिस, जो एक्स वाई के जो क्वेश्चंस है वो यूजुअली आपको लॉ एग्जाम्स में देखे जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस से इंस्पायर होके यूपीएससी ने अपना फॉर्मेट भी इस साल चेंज किया। तो ये काइंड ऑफ शॉक था स्टूडेंट्स के लिए। सो थर्ड इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या थी? इन डेप्थ स्टडी। सो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत ही डीपली पूछे गए थे। इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए एक एस्पिरेंट को, तभी वो जाके इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ हिस्ट्री के रिलेटेड। अगर आप हिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे, स्पेशली एंशिएंट इंडिया से जो क्वेश्चंस आए हैं, वो मोस्टली जो पिछले ईयर्स में टॉपिक्स पूछे गए थे, उसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस साल भी। जैसे वैदिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक रिवर्स, ये रिकरिंग टॉपिक्स है हिस्ट्री में पिछले सालों में भी ये टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, बट ओनली द फॉर्मेट हैज़ चेंज्ड एंड एट द सेम टाइम
द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन हैज चेंज, क्वेश्चन का डेप्थ चेंज हुआ है और फॉर्मेट चेंज हुआ है, इसीलिए स्टूडेंट शॉक में है अभी. वाई वे स्टूडेंट्स शॉक सीइंग दिस पेपर? बिकॉज यूजुअली जब प्रीलिम्स की बात आती है तो स्टूडेंट्स ना एक प्री कंसीव्ड नोशन से प्रिपेयर होते हैं. उनके दिमाग में एक ये नोशन रहता है कि प्रीलिम्स रिक्वायर्स वाइड नॉलेज, मेंस रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज. ऐसे प्री कंसीव्ड नोशन, ऐसे एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट से स्टूडेंट्स प्रिपेयर होते हैं. और इसी वजह से जो स्टूडेंट्स ऐसे स्टीरियोटिपिकल माइंड से प्रिपेयर होते हैं वो ही बहुत ज़्यादा शॉक फेस कर रहे थे. सो स्टूडेंट्स who are prepared with this preconceived notion that prelims requires wide knowledge, अब उन्हें यूपीएससी ने एक तगड़ा जवाब दिया है. क्या? नो, इवन प्रीलिम्स रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज. प्रीलिम्स में भी आपको इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन डेप्थ स्टडी की है हर एक सब्जेक्ट की, और वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर बहुत ईजी था. जो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी सब्जेक्ट्स की, उनके लिए ये पेपर बहुत इजी था. इसीलिए हम लोग एक चीज़ इस पेपर से सीख सकते हैं कि फ्रॉम नाउ प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ शुड बी स्टडीड इन अ इन डेप्थ मैनर. ओके, डीप नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी देयर. और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ानी है हमें, ना कि रट्टा मार के जाके एग्जाम में हॉल में बैठना. ओके, सो रट्टा मारना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ानी है, तभी आप जाके ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे. तो ये था मेरा थर्ड इन्फ्रेंस जो भी मैंने देखा इस पेपर को देख के. नेक्स्ट मेंस ओरिएंटेड था. सेम मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब पॉलिटी के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिख रहे थे. यूजुअली जब हम एथिक्स पेपर 4, जनरल स्टडीज़ पेपर 4 का जो एथिक्स है उसमें हम लोग ऐसे केस स्टडीज़ देखते हैं. तो इसीलिए थोड़ा मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर हम लोग बोल सकते थे इस साल का पेपर. तो ये रहे मेरे क्या बोलते ऑब्जर्वेशन. तो ये रहे मेरे ऑब्जर्वेशंस, ये जो यूपीएससी 2026 का पेपर देखे. ओके, मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस तो मैंने आपको बता दिए. एक क्या था, बहुत लेंदी पेपर था, इसीलिए बहुत ही टाइम टेकिंग लगा. स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे स्टूडेंट्स ईच क्वेश्चन पे. ओके, सेकंड, फॉर्मेट चेंज हुआ था, थोड़े क्वेश्चंस बहुत अलग फॉर्मेट में पूछे गए थे. थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज मेंस ओरिएंटेड पेपर था. ओके, मेंस ओरिएंटेड पेपर था. इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ पढ़ना ज़रूरी था. एंड प्रीलिम्स के जैसे जो ऊपर पढ़ के रट्टा मार के. सो प्रीलिम्स में यूजुअली जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वैसे नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है. एंड एट द सेम टाइम डीप नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू क्रैक दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस. ओके, देन तो पेपर तो हमने देख लिया, पेपर का एक रिएक्शन भी दे दिया, ऑब्जर्वेशन भी बताया मैंने कि मैंने इस पेपर से क्या क्या ऑब्जर्व किया है. नाउ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट यू हैव टू डू सो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो दिस काइंड ऑफ पेपर और एनी अदर काइंड ऑफ पेपर ऑल्सो कम्स, हाउ यू कैन हैंडल इट. तो व्हाट यू हैव टू डू, ओके, व्हाट यू हैव टू डू, इवन इन फ्यूचर ऑल्सो यूपीएससी कैन चेंज द फॉर्मेट. सो फॉर्मेट चेंज हो या ना हो, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें. ओके, चलिए वो देखते हैं. पहले तो पहली चीज़ आपको करना चाहिए वो है स्टैटिक पार्ट. आपका जो भी स्टैटिक पार्ट है, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, वो स्टैटिक पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है. ओके, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और उसकी इन डेप्थ नॉलेज गेन करनी है. ओके, फर्स्ट इज दैट थिंग. सेकंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो नाउ यू कैन आस्क मी, मैडम हमने तो 25 साल के 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके गए थे हम, तो उससे कुछ यूज़ नहीं हुआ. व्हाट वाज द यूज़ ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? यूज़ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है. बट मैं प्लीज़ आपको ये बता दूं, जब हम स्टूडेंट्स को
हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने को स्टूडेंट्स को बोलता है. ओके, हर एक टीचर कहता है. बट व्हाट स्टूडेंट यूजुअली डज इज दैट, तब उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हम लोग कहते हैं तो वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिर्फ क्वेश्चन टू आंसर सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन देखते हैं, उसके 4 ऑप्शंस देखते हैं और उसका आंसर पढ़ते हैं. वही उनके मुताबिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है. बट नो, व्हेन अ टीचर or when your mentor tells you to solve previous year questions, which means that you have to not only solve previous year questions but also analyze it. आपको कैसे एनालाइज करना है, कैसे एनालाइज करना है? यू हैव टू स्टडी द थीम्स ऑन विच द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. अगर आपने एक क्वेश्चन देखा जो बात कर रहा है आर्टिकल 21 के बारे में, सो इफ द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट व्हाट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 21. Okay, article 21 talks about right to life and personal liberty. एंड खत्म हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. ऐसे नहीं चलता. जब आप आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ऐसे एनालाइज करना है कि ओके, यूपीएससी में इस साल आर्टिकल 21 के बारे में पूछा गया है. सो आर्टिकल 21 क्या है ये भी पढ़ना है आपको. एट द सेम टाइम आर्टिकल 21 इट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो यू हैव टू स्टडी फंडामेंटल राइट्स. It shows that questions are coming from fundamental rights. Okay? इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. ओके, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेदा, ओके, और वैदिक एज, देन वैदिक रिवर्स के बारे में प्रीवियस क्वेश्चंस में है. प्रीवियसली इसी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे. अगर आप वो अच्छे से पढ़ के आते तो इस क्वेश्चंस को अगर आप वो अच्छे से कवर कर लेते थे ना, तो ये क्वेश्चंस आप लोग एटलीस्ट अटेम्प्ट करके एलिमिनेशन टेक्निक से तो सॉल्व कर पाते थे. ओके, अगर आप पॉलिटी के भी क्वेश्चंस देखेंगे, तो आर्टिकल 13 डेफिनेशन ऑफ लॉ के ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है. ओके, प्रीवियसली क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन आर्टिकल 13 वी हैव सीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल 13. So on that only they have asked the question, no? On that only they have asked this year also, but only they have changed the format of asking the question. The method of asking the question is being changed. So अगर आप अपना static syllabus strong कर लेंगे तो यूपीएससी किसी भी मेथड में, किसी भी फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन पूछेगी तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे. यूपीएससी किसी भी फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन पूछेगी ना, तब भी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे. अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको एक टॉपिक के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्चुअली अगर आपको एक टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तब आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में पूछा गया हो. और ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू प्लीज गेट होल्ड ऑफ योर स्टैटिक पार्ट. ओके, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन योर स्टैटिक पार्ट. सेकेंड, एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. Analyze previous year questions like this. If in after 10 to 15 days, if you are again restarting your preparation, both prelims और mains, कोई भी आप restart कर रहे हैं preparation, तो जब हम लोग कहते हैं आपको previous year questions analyze कीजिए, तब आप topics लिख लीजिए एक जगह, कौन से topics से questions पूछे जा रहे हैं. और not only the questions, जो आपको options दिए जाते हैं, 4 options जो आपको दिए जाते हैं, वो ऑप्शंस भी कौन से टॉपिक्स के हैं, वो टॉपिक्स भी आपको लिख लेने चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए. सो दिस इज हाउ यू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नॉट लाइक ओके फंडामेंटल राइट्स से 14 क्वेश्चंस आए और क्या बोलते हैं डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से 15 क्वेश्चंस आए हैं. ओके, मैं सिर्फ ये 2 ही चैप्टर्स पढ़ूंगी और बाकी के चैप्टर्स छोड़ दूंगी. ऐसे एनालिसिस नहीं होता. ओके, प्लीज कीप दैट इन माइंड. ओके, Then the third thing which you have to focus is your vocabulary. You have to focus and improve your vocabulary. आपको आपकी vocabulary के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिसे आंसर्स आते थे पर उनकी vocabulary अच्छी नहीं थी, उन्हें वो क्वेश्चंस समझ में नहीं आए, इसलिए वो लोग अच्छे से आंसर नहीं कर पाए. ओके, सो इसलिए मैं कहूँगी कि आपको आपकी vocabulary improve करनी है. नॉट ओनली इन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं,
आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आंसर राइटिंग में ही नहीं, आपका सोचना ये होगा कि ओके मैडम वोकैबुलरी अगर इंप्रूव करूँगी तो मैं अच्छे से आंसर्स लिख पाऊंगी। नहीं, सिर्फ आंसर्स लिखने के लिए ही नहीं, इवन क्वेश्चन समझने के लिए भी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस एग्जामिनेशन लिखने के लिए जाते हैं, एग्जाम हॉल में जब वो उनके सामने पेपर क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन देख के, फॉर एग्जाम्पल इन द क्वेश्चन समवेयर इट इज मेंशन्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, they'll not read the whole question, they'll not understand the whole question. Even if they read also, there are some students who don't get what is being asked in the question and they write what they know about पंचायती राज। ओके, जब वो एग्जाम हॉल में जाके बैठते हैं, उनके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है, वो बस देख लेते हैं कि ओके पंचायती राज के बारे में पूछा है या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा है। वो लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, और अगर पढ़ेंगे भी तो उन्हें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिसे क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आता, क्या क्वेश्चन पूछा गया वो समझ नहीं पाते, और उन्हें जो आता है वो बस वो लिख के आ जाते हैं। और एग्ज़ाम हॉल के आने के बाद और एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने के बाद वो लोग ये कहेंगे कि ओके मैंने तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिखा, मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा तब वो लोग बहुत ही मतलब शॉक में रहेंगे कि मैंने तो एग्ज़ाम अच्छा लिखा था, क्यों मेरे मार्क्स नहीं आए, और रोने लगेंगे। द रीज़न इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। Understanding the question and addressing the demand of the question is important. So for that you need to improve your vocabulary. आपको अपनी vocabulary के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, कैसे काम करना पड़ेगा? आप लोग दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग, ये आपके प्रिपरेशन में भी यूज़ होगा, न्यूज़पेपर रीडिंग। ओके, सेकेंड बुक रीडिंग। बुक्स रीडिंग मतलब आपके जो भी एकेडमिक बुक्स हैं उसके अलावा आप दूसरे मतलब प्रिपरेशन के जो भी बुक्स हैं उसके अलावा आप कोई अलग अलग बुक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो बहुत फिक्शन और नॉन फिक्शन, कोई भी बुक पकड़िए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके द्वारा भी आप लोग अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ कर सकेंगे। वोकैबुलरी इंक्रीज़ होने के बाद और वोकैबुलरी इम्प्रूव होने के बाद आप लोग बातचीत कीजिए इंग्लिश में। टॉक इन इंग्लिश विथ योर फ्रेंड्स, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू इम्प्रूव योर English language skills, and that will help you not only in your prelims examination, the reading comprehension part, but also in your mains examination. आपके mains examination में भी आपको ये चीज़ काम आएगी। ओके, नेक्स्ट द फोर्थ पार्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इंटीग्रेट योर स्टडीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर्स भी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देते हैं कि आप लोग मेंस की प्रिपरेशन अब कीजिए। प्रीलिम्स ख़त्म हो गया और थोड़े बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर नहीं किया होगा प्रीलिम्स का कट ऑफ, और मेंटोर्स उनको ये एडवाइस देते हैं कि अब आप लोग अपना मेंस प्रिपरेशन शुरू कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। नो, सी यूपीएससी का आंसर लिखने के लिए आपको थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और वो अच्छी नॉलेज आपको जब ही आएगी तब आप सिलेबस पढ़ेंगे, एटलीस्ट 60% 70% तो पढ़ेंगे सिलेबस, तभी जाके आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट स्टार्ट डूइंग आंसर राइटिंग फ्रॉम डे वन से आंसर राइटिंग करना मत कीजिए। ओके, और आप प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेट करके पढ़िए। ओके, प्लीज़ इंटीग्रेट योर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारे प्रीलिम्स के टॉपिक और मेंस के टॉपिक इंटरसेक्ट होते हैं, और ये जो यूपीएससी 2026 का पेपर है ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है to say that we have to integrate and study our prelims and mains syllabus. Only through that we can go deeply. We can go deep into the subject. We can deeply dive into the subject and gain knowledge. Got it? So, integrated study ज़रूरी है prelims और mains की, दोनों subjects को integrate कीजिए और पढ़िए। ओके, और लास्ट मैं श्रेय दूंगी लक को। सी लक, इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। योर लक ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेदर यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन और नॉट। ओके, और लक का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ मैजिकल पेन मिलेगा और जाके आप उस पेन से लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मैं ऐसे चीज़ों को लक नहीं कह रही हूँ, मैं लक ऐसे चीज़ों को कह रही हूँ जो आपके फेवर में काम करें। आपने कुछ पढ़ा है और उससे क्वेश्चंस आए, वही लक है। सी यूपीएससी एग्जामिनेशन और फॉर दैट मैटर इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, व्हाट यू हैव स्टडीड, इफ इट कम्स इन एग्जामिनेशन यू कैन
क्लियर द एग्जाम, दैट इज व्हाट इज लक। एग्जाम में आपने जो पढ़ा है अगर वही एग्जामिनेशन में आ गया तो उसे ही लक कहते हैं। मैं अपना एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, मैंने जब अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर किया था और मेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं जब प्रिपेयर हो रही थी, उसी टाइम में मैंने एक जगह मतलब थोड़े फाइनेंशियल कंडीशंस के वजह से मैंने एक जगह जाके इंटरव्यू दिया था कोचिंग में ज्वाइन होने के लिए। ओके, एज अ टीचर ज्वाइन होने के लिए मैंने एक जगह जाके इंटरव्यू दिया था और मैं इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया और मैं उधर टीच करना शुरू कर दिया। मैंने एग्ज़ाम्स के थोड़े दिन पहले ही मैं पढ़ा रही थी उधर स्टूडेंट्स को, करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रही थी और उन स्टूडेंट्स को मैंने 1-1.5 घंटा एक टॉपिक के बारे में पढ़ाया और वो टॉपिक था राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में मैंने एक बहुत बड़ा एस्से बनाया। ओके, एस्से मैंने प्रिपेयर किया और वही एस्से जाके मैंने उन्हें पढ़ाया राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। और मेरा लक देखिए, मैंने जब अपना एस्से एग्ज़ाम लिखा उसमें मैंने जब अपना एस्से पेपर लिखा उसमें राइट टू एजुकेशन के ऊपर एक एस्से आया था और मैंने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया था और मेरे एस्से में समवेयर अराउंड 140 मार्क्स आए थे। आई स्कोर्ड अराउंड 140 मार्क्स इन एस्से। सो दिस इज़ व्हाट इज़ लक। इसे लक कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको कुछ मैजिकल पेपर और मैजिकल पेन, आपको कुछ मैजिकल पेन या मैजिकल पावर्स नहीं आएंगे, इसे ही लक कहते हैं। और बट एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक चीज़ मैं कहूँगी कि लक के सहारे तो हम लोग बैठेंगे नहीं, राइट। वी कांट सिट आइडल एंड से दैट ओके देखते हैं नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी, देखते हैं लक मेरे फेवर में रहेगा कि नहीं, ऐसे सोचते हुए तो हम लोग बैठ नहीं सकते, राइट। जितना हमारे कंट्रोल में है वो हमें करना ही पड़ेगा। सो ना कि लक के सहारे बैठे, हम लोगों को ये सब चीज़ें करनी है। क्या? अपने स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज करने हैं। ऐसा एनालिसिस क्या है वो जान के एनालाइज करना है। नेक्स्ट, अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है, बट नॉट नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग सम पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ये सब चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है उसे अगर हम अच्छे से करेंगे तो लक हमारे फेवर में काम करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि लक ऑल्सो वर्क्स इन दे फेवर हु वर्क हार्ड। जो मेहनत कर रहे हैं उनके फेवर में ही लक काम करेगा, ना कि जो खाली बैठ के लक के फेवर होने का इंतज़ार कर रहे हैं उनके फेवर में लक काम नहीं करेगा। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। सो दिस वॉज इट गाइज। ये था मेरा रिएक्शन वीडियो यूपीएससी 2026 एग्जाम का जो प्रीलिम्स का पेपर था वो देख के। ओके, और उसमें से हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको अगर आप 1-2 साल से या 2-3 साल से प्रिपेयर हो रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, प्लीज़ अपनी स्ट्रैटेजी पूरी चेंज मत कीजिए। ओके, ये सब देखने के बाद, प्रीलिम्स का पेपर देखने के बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी चेंज मत कीजिए। बस ये जो थोड़े चेंजेस हैं वो अगर आप आपके प्रिपरेशन में इंक्लूड कर लेंगे तो दैट विल बी मोर देन एनफ। और जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर हो रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस या मॉडल ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस के ऊपर, उसके आधारित प्रिपरेशन मत कीजिए। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कीजिए और क्वेश्चन पेपर किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए तब आप उसे आंसर कर पाएंगे। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, तब क्वेश्चन पेपर किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी कोई भी केस स्टडी किसी भी फॉर्मेट या मॉडल में पूछा गया अगर क्वेश्चन पेपर, तब भी आप उसे अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर ला सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू हैव conceptual clarity. Okay, last but not the least, increase your conceptual clarity about each and every part of your syllabus. जो भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है उसकी conceptual clarity इंक्रीज कीजिए, ना कि रट्टा मार के पढ़ना। ओके, सो दिस वॉज इट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आगे जो वीडियोस है, ये तो रिएक्शन वीडियो खत्म हो गया, राइट। सो रिएक्शन वीडियो हमने दे दिया। सो रिएक्शन वीडियो के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो टॉपिक वाइज हम लोग वीडियोस बनाएंगे। ओके, पहले तो हम लोग पॉलिटी से शुरू करते हैं, नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सो ऑन दूसरे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस वाज इट गाइस, स्टडी वेल,
टेक अ ब्रेक, थोड़ा 5-6 दिन का ब्रेक लीजिए, आराम से घूमिए फिरिए, टाइम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उसके बाद फिर से अपना प्रिपरेशन रीस्टार्ट कीजिए. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.